आज हम लोग कक्षा 10वीं का चैप्टर सेकेंड दो चरों का रैखिक समीकरण के अंतर्गत क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है देखिए, निम्नलिखित कथन सत्य है अथवा असत्य लिखिए बोल रहा है। ठीक, पहला क्या है देखिए, समीकरण निकाय में यदि a1/a2 इज नॉट इक्वल b1/b2 हो तो हमें अद्वितीय हल प्राप्त होगा। इस कथन के बारे में हमको बतलाना है ये सत्य है कि असत्य है। ऐसा ही देखिए सेकंड क्वेश्चन है, समीकरण निकाय में यदि a1/a2 इज इक्वल b1/b2 इज नॉट इक्वल c1/c2 हो तो हमें एक अद्वितीय हल प्राप्त होगा। इसको भी हमको बतलाना है कि ये कथन सही है कि नहीं है। इसके बाद थर्ड देखिए, समीकरण निकाय में यदि a1/a2 इज इक्वल b1/b2 इज इक्वल c1/c2 हो तो हमें एक अद्वितीय हल प्राप्त होगा। तो इस कथन के बारे में भी हमको बतलाना है कि ये कथन सत्य है कि असत्य है। ठीक, तो चलिए तीनों कथनों के बारे में अपन चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये तीनों कथनों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा उसको आप समझिए। तो सबसे पहले आपको ये जो दो चरों का रैखिक समीकरण है ना, तो इस चैप्टर के अंतर्गत आपको जो व्यापक समीकरण निकाय होता है उसके बारे में जानकारी होना चाहिए। ठीक, तो व्यापक समीकरण निकाय क्या होता है उसको आप समझिए। ये देखिए a1x प्लस b1y इज इक्वल c1। ठीक, और ऐसा ही a2x प्लस b2y इज इक्वल c2। ठीक, तो ये दोनों को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं व्यापक समीकरण निकाय। क्या बोलते हैं? व्यापक समीकरण निकाय बोलते हैं इसको। ठीक, अब यहां पर देखिए ये a1 b1 और ये c1 की अगर हम चर्चा करें तो a1 x का गुणांक है, b1 y का गुणांक है और c1 अचर पद है। वैसे यहां पर देखिए दूसरे समीकरण में a2 x का गुणांक है, b2 जो है y का गुणांक है और c2 जो है अचर पद है। ठीक, अब देखिए यहां क्या होता है, अगर कहीं ये a1/a2 हो और ये अगर इक्वल ना हो किसका, ये b1 किसका, b2 का, ये तो इस स्थिति में जो ये व्यापक समीकरण निकाय होता है इसका क्या होगा, तो इसका अद्वितीय हल होता है। ये देखिए अद्वितीय हल होता है ये इस स्थिति में। ठीक, ये पहला स्थिति हो गया ये। अब यहीं पर हम सेकेंड स्थिति के बारे में बात करेंगे। तो यदि देखिए ये a1/a2 जो है इक्वल हो, ये देखिए ये इज इक्वल हो किसका, तो ये b1 किसका, b2 का। बट अगर ये c1/c2 ये इज इक्वल ना हो तो इस स्थिति में जो ये व्यापक समीकरण निकाय होते हैं इसका एक भी हल नहीं होता। ये एक भी हल नहीं होता है। ये है। ठीक, इसके बाद देखिए तीसरा, तो तीसरा कंडीशन ये है, अगर a1/a2 हो और ये इक्वल हो b1/b2 के और ये फिर से इक्वल हो कहीं c1/c2 के ये। ठीक, तो इस स्थिति में ये जो व्यापक समीकरण निकाय है इसका अनेक हल होता है। ये देखिए अनेक हल होता है ये। ठीक है, अब हम लोग देखिए ये फर्स्ट सेकेंड और थर्ड ये। ठीक है, इससे हम लोग ये जो हमको दिया गया कथन है उसका तुलना करते हुए इसकी सत्यता की जांच करेंगे। ठीक, तो चलिए अब फर्स्ट को देखते हैं। फर्स्ट क्या है, समीकरण निकाय में यदि a1/a2 इज नॉट इक्वल b1/b2 हो तो हमें अद्वितीय हल प्राप्त होगा। ये कथन दिया गया है। अब इसके साथ मैच कीजिए। तो ये देखिए, इसको देखिए आप, अगर कहीं a1/a2 इज नॉट इक्वल b1/b2 हो तो अद्वितीय हल होता है, और वैसे यहाँ पर भी बोला जा रहा है, इसलिए ये कथन क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा ये। अब सेकंड को देखिए, समीकरण निकाय में यदि a1/a2 इज इक्वल b1/b2
इज नॉट इक्वल C1/C2 हो तो हमें एक अद्वितीय हल प्राप्त होता है। तो इसका तुलना कीजिए आप यहाँ के कंडीशन से, तो इसके जैसा कौन है, तो इसके जैसा देखिए ये है ये। तो इस स्थिति में क्या होता है, एक भी हल नहीं होता, जबकि यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, अद्वितीय हल होगा बोला जा रहा है, इसलिए ये कथन क्या है, असत्य है। ये देखिए है ना। इसके बाद थर्ड को देखिए, समीकरण निकाय में यदि A1/A2 इज इक्वल B1/B2 इज इक्वल C1/C2 हो तो हमें अद्वितीय हल प्राप्त होता है। तो ये देखिए, इसका तुलना आप यहाँ कंडीशन में जो दिया गया है उससे कीजिए। तो ये देखिए, ये एक जैसा है दोनों, ये दोनों, तो ऐसा होने पर क्या होता है, अनेक हल होता है, जबकि यहाँ क्या बोल रहा है, अद्वितीय हल प्राप्त होता है बोल रहा है, इसलिए ये कथन भी क्या है, असत्य है ये। तो इस प्रकार से हमको ये जो दिया गया कथन है इसकी सत्यता या असत्यता की क्या करना है, जांच करना है। तो जांच करने के पहले हमको ये सब पता होना चाहिए कंडीशन, ठीक है। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए बोल रहा है कि नहीं। तो सेकंड का फर्स्ट है, यदि A/B/C हो तो मध्यानुपाती होगा बोल रहा है, ठीक। तो कैसे ज्ञात करेंगे मध्यानुपाती, ये देखिए। तो ये देखिए, इसको बोल रहा है A/B/ क्या बोल रहा है, C, ठीक। तो इसको अनुपात समानुपात के रूप में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, A/B, फिर समानुपात हो जाएगा B/C। ये देखिए, ठीक, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं इसको, है ना। तो अब हम लोग इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए, A/B, ये इसका मतलब अपान होता है, इज इक्वल ये B/C, क्योंकि समानुपात का मतलब इज इक्वल होता है। अब देखिए, तिर्यक गुणा होगा इसका इससे तो B² हो जाएगा, और इसका इससे होगा तो AC। तो B बराबर क्या हो जाएगा, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे तो ये धन ऋण क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा ये। तो B का मान कितना आया, देखिए, तो B का मान आया ये धन ऋण वर्गमूल के अंदर AC, ठीक। तो खाली स्थान में क्या आ जाएगा, तो खाली स्थान में आ जाएगा ये धन, है कि नहीं, ये धन ऋण और ये वर्गमूल के अंदर AC, ये आपका खाली स्थान में आ जाएगा, ठीक है, ठीक। ये B का मान हो जाएगा क्योंकि B मध्यानुपाती है ना। अब देखिए सेकंड को देखते हैं। तो 12 और 6 का तृतीय अनुपात बोल रहा है, ठीक। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये देखिए, 12 और 6 का तृतीय अनुपात होगा बोल रहा है। तो ये 12 हो गया, ये 6 हो गया, तृतीय अनुपात नहीं दिया है मतलब x मान लेंगे। अब क्या हो जाएगा, ये 12/6 और समानुपात 6/x हो जाएगा। ये अनुपात समानुपात के रूप में लिखेंगे तो ये 12/6 हो जाएगा बराबर 6/x हो जाएगा ये। अब तिर्यक गुणा करोगे तो 12 गुणा x हो जाएगा बराबर इसका 6 गुणा 6 हो जाएगा ये। तो x बराबर कितना हो जाएगा, ये 6 गुणा 6, ये 12 नीचे आ जाएगा। तो x बराबर, तो 6 एकम 6 दूनी 2 एकम और 2 तिया, ये देखिए x का मान कितना आएगा, 3 आएगा। तो 12 और 6 का तृतीय अनुपात होगा बोल रहा है। तो तृतीय अनुपात को हम लोग क्या माने थे, देखिए x माने थे और x का मान 3 आया है, तो यहाँ लिखेंगे 3, ठीक। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन, 2 तथा 6 का मध्य अनुपात होगा बोल रहा है। तो चलिए इसको बनाते हैं, है ना। ये देखिए 2 तथा 6 का मध्य अनुपात, तो ये 2 लिखा गया, मध्य अनुपात नहीं दिया है मतलब x हो जाएगा, और ये फिर 6। अब इसको अनुपात समानुपात के रूप में लिखेंगे तो 2/x हो जाएगा, फिर समानुपात x/6 हो जाएगा। ये 3 पद होने पर बीच वाले पद को 2 बार लिखा जाता है। अब ये 2/x हो जाएगा और ये x/6। अब तिर्यक गुणा करोगे तो x² और ये कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12। तो ये देखिए x बराबर कितना आएगा, तो धन ऋण और ये वर्गमूल के अंदर 12। अब 12 में देखिए 2 गुणा 3 होता है, ये 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, तो 2 का जोड़ी बन रहा है, ये बाहर निकल जाएगा। तो x बराबर धन ऋण ये 2 बाहर निकल जाएगा और अंदर में क्या रहेगा, 3। ये तो x का मान कितना आ गया, देखिए, तो धन ऋण 2 और वर्गमूल 3। तो 2 तथा 6 का मध्य अनुपात क्या हो जाएगा, तो लिखेंगे यहाँ धन ऋण और ये 2 वर्गमूल 3। ये देखिए ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक। अब 4, 7, 8 का चतुर्थानुपाती बोल रहा है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, है ना। तो 4, 7, 8 का ना, तो 4, 7, 8 इसका चतुर्थानुपाती x मान लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, 4/7 और समानुपात 8/x। ये
तो ये 4/7 बराबर कितना हो जाएगा 8/x, तिर्यक गुणा होगा तो ये 4x बराबर कितना हो जाएगा 8 गुणा 7, तो x बराबर 8 गुणा 7/4, ये नीचे आ जाएगा 4 एकम 4 दूनी, तो x का मान कितना आया 7 दूनी 14। ठीक, तो इसका चतुर्थानुपाती कितना हो जाएगा ये 14 हो जाएगा। अब देखिए यदि 16:4:x हो तो x का मान होगा बोल रहा है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये देखिए इसको हम लोग ये 16 अनुपात क्या दिया है 4:x, तो अनुपात समानुपात के रूप में लिखेंगे तो कैसा हो जाएगा, देखिए ये ऐसा हो जाएगा, मध्य पद को 2 बार लिखेंगे तो ये 16/4 बराबर 4/x। अब तिर्यक गुणा करोगे तो 16 गुणा x हो जाएगा और इसका इससे तो 4 गुणा 4, ये देखिए 16। अब सीधा सीधा x का मान ज्ञात कर लो तो 4 चौक 16 और ये भी नीचे आ जाएगा 16, तो x का मान 1 आएगा, 16 एकम 16 एकम, तो यहाँ पर आपका आंसर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक, तो ऐसे आपको सॉल्व करना है, तो इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है। ठीक है, ये